नमस्कार प्यारे दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के लिए जिसका एग्जाम मार्च में होने वाला है, जिसके लिए साइंस के जबरदस्त 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। बताना, 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना है कि कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है फास्फोप्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्रोटीन, ऑप्शन डी है ग्लोब्यूलिन। इसका राइट आंसर होगा ग्लोब्यूलिन। आंसर होंगे डी, ग्लोब्यूलिन। ये सब क्या है, ग्लोब्यूलिन क्या एक साधारण प्रोटीन है। इसमें अगर एग्जाम में ग्लोब्यूलिन ऑप्शन न दिया गया हो तो आप लगा सकते हैं एल्ब्यूमिन्स। क्या लगा सकते हैं, एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स भी क्या है, एक साधारण प्रोटीन है। ये भी ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लगा सकते हैं एल्ब्यूमिनाइड। एल्ब्यूमिनाइड ये साधारण प्रोटीन होते क्या हैं। यह केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। जो साधारण प्रोटीन होते हैं यह केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ग्लोब्यूलिन, ये क्या है, एक साधारण प्रोटीन है जो एमिनो एसिड के बने हुए हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन्स है, एक कौन हो गया है, एल्ब्यूमिनाइड है। ये क्या है, एक साधारण प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। पहला ऑप्शन है वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो। ऑप्शन सी है वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा। क्वेश्चन ये है कि पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं जब वेग का मान समान हो और दिशा दोनों क्या हो, नियत हो। यानी वेग का मान और दिशा दोनों के मान क्या हो, नियत हो, तो उसमें बोलेंगे पिंड का वेग क्या है, समरूप कहा जाता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती तो दीर्घ का वृत्ताकार का तल कैसा होता। ऑप्शन दिया गया, कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से होकर जाता है, पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं जाता है, पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। इसके राइट आंसर क्या होंगे। अगर बोला है क्वेश्चन में, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती, कैसी होती, दीर्घवृत्ताकार होती, उस कंडीशन में दीर्घवृत्त का तल कैसा होता, इसका तल कैसा होता, तो हम बता सकते हैं इसका आंसर जो होगा, वृत्त जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाता, तो यानी जो किससे हो जाता, पृथ्वी के सेंटर से होकर जाता, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी कब, जब पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। तो दीर्घ का वृत्त का जो तल होता है, दीर्घवृत्त का तल कैसा होता है, तो आंसर देंगे पृथ्वी के केंद्र से जाता है। राइट आंसर होंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है कितने के। आप जानते हैं माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। इसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर, इसके मापने का जो यंत्र होता है इसको हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर, या एक माइक्रोन बराबर कह सकते हैं 10 के पावर -6 मीटर। यहाँ एमएम में दिया गया है, ठीक, तो एमएम दिया गया तो आंसर क्या बनेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होंगे डी, 0.001 एमएम, यानी कि मिमी। एक माइक्रोन किसके बराबर है, 0.01 एमएम के बराबर है। या कह सकते हैं, अगर ये ऑप्शन नहीं देता है, ऑप्शन ये दे सकता है कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 के पावर -6 मीटर होते हैं। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 के पावर -6 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो है, ऑप्शन सी कोपरनिकस है, ऑप्शन डी है केपलर है। तो ग्रहों की गति संबंध का जो नियम किसने दिया था, जो न्यूटन थे वो बल का नियम दिए थे, यानी कि जो बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया वो कौन है, न्यूटन है, आइजैक न्यूटन का नाम है। गैलीलियो ने न्यूटन गति के संबंध में जो जड़त्व का नियम दिए हैं वो कौन दिए हैं, गैलीलियो ने दिया गया है। गैलीलियो ने गति का समीकरण भी दिया है। जो गति का समीकरण है, गति के कितने समीकरण है, 4 समीकरण है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, गति का दूसरा समीकरण है यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यश क्या है, चली गई दूरी या विस्थापन है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और t क्या है, समय है, a क्या उत्पन्न त्वरण है,
और v क्या है, अंतिम वेग है। तो गैलीलियो ने जो गति का समीकरण दिए हैं, 3 समीकरण दिए हैं और चौथा समीकरण के बारे में नहीं बताया है, लेकिन बोलते हैं यस बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1, ये 90 सेकंड के लिए कहा जाता है। अब देखिए बोला है कि केपलर यानी ग्रहों की गति का संबंध का प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है केपलर। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बोला है कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यानी किसी कण का वेग अपने प्रारंभिक वेग के मान का 1/3 यानी कि 1/3 कर दिया जाए तो कण का गतिज ऊर्जा जानते हो 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा के ही बराबर होता है 1/2 mv²। बताइए जो कण का वेग है, ठीक, अगर इस पर डिपेंड करता है किस पर, वेग पर, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है वेग पर डिपेंड करती है। अब हम 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/9, यानी कि 1/9 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाए तो लगने वाले समय पर क्या होगा, अर्थात यह दूरी अपरिवर्तन रहे। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तन रहे। तो इसको दोगुना कर हो जाएगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी है 1/4 हो जाएगा। ये बोला है कि दोगुनी कर दिया जाए तो उसका क्या आधा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होंगे, बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन गति का प्रथम नियम किस राशि की परिभाषा मिलती है। त्वरण है, बल है, ऊर्जा है, एक समान गति है। जो प्रथम नियम की परिभाषा मिलती है, ठीक, त्वरण से है कि बल से है कि ऊर्जा से है कि एक समान गति से है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बल की परिभाषा जो मिलती है यह होती है बल से, यानी न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है वह किसकी परिभाषा देता है, यानी बल की परिभाषा देता है। न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, न्यूटन गति विषय जो प्रथम नियम है ना, हम इसको कहते हैं भाई जड़त्व का नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम। अभी जड़त्व का नियम का देने का सिद्धांत किसके बारे में बताया जाता है, यह वैज्ञानिक है गैलीलियो। न्यूटन की पुस्तक थी ना प्रिंसिपिया, न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में न्यूटन गति विषय 3 नियम दिए गए थे। प्रथम नियम जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। तो ये आंसर क्या होगा, बी होगा। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह है। बोला है कि अदिश राशि कौन है, ऊर्जा है, ऑप्शन बी संवेग है, ऑप्शन सी बल आगुण है, ऑप्शन डी बोला उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि या बोल सकता है सभी है। तो आप कह सकते हैं अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा जो है ना अदिश राशि है, ठीक। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ऊर्जा कार्य कैसी राशि है, तो कार्य बोलेंगे अदिश राशि है, ठीक। संवेग कैसी राशि है, संवेग सदिश राशि है। बल आगुण कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो राइट आंसर होंगे ए, यानी अदिश राशि कौन है, ऊर्जा है। अब बता दे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, गुरुत्वाकर्षण बल से, पृष्ठ तनाव से, पृष्ठ का अपवर्तन से, सूर्य के प्रभाव से। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी किस बल को होती है, गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये सर बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। अब जानते हैं जो चंद्रमा भार होता है ना, पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। चंद्रमा पर भार क्या होगा, चंद्रमा पर लड़के का भार क्या होगा, चंद्रमा भार बराबर पृथ्वी के भार का 1/6। पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 होता है। पृथ्वी का भार कितना है, 600 न्यूटन है। अब गुड़े 1/6 कर दिए, काट दिया, आगे कितना 100 न्यूटन। तो राइट आंसर कितना होगा, 100 न्यूटन। तो इसका चंद्रमा भार क्या होगा, 100 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। अभी देखिए टोटल 25 क्वेश्चन का संग्रह है। यह बिहार एसएससी 10+2 यानी इंटर लेवल के लिए वैकेंसी के लिए जबरदस्त क्वेश्चन का संग्रह है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके।
दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह है, और इसको क्वेश्चन जितने भी मैं दे रहा हूँ अभी 10 सेट दूंगा। अभी 3 सेट हुआ था, चौथा सेट देने जा रहा हूँ, यह चौथा सेट है। 10 सेट तक वीडियो बनेगी। और अगर आपको वीडियो बेहतरीन लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कब? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। कोई वस्तु अधिकतम भारशील कब हो जाती है? वायु में तो होगी नहीं, जल में भी नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस में भी नहीं होगी। कब होगी? निर्वात में होगी। निर्वात मतलब जब कोई माध्यम न हो, माध्यम वायु न हो, वायु क्या नगण्य हो, उसको बोलते हैं निर्वात माध्यम। कोई माध्यम ठोस, द्रव, गैस कोई माध्यम नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्वात। राइट आंसर क्या होगा? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी है 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन सी है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है 0.098 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं भैया जी का जो मान होता है गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर, 9.8 मीटर सेकंड ऊपर जाएगा, हो जाएगा सेकंड -2 हो जाएगा। एग्जाम में कभी ऑप्शन इस तरह भी बना दे सकता है 9.8 मीटर इंटू सेकेंड -2, यानी सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, प्लस है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? यानी किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाएं, उसके द्रव्यमान में और भार में क्या प्रभाव पड़ेंगे? ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया है चंद्रमा और भार के कम हो जाएंगे, द्रव्यमान और भार कम हो जाएंगे। ऑप्शन बी दिया है द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित हो जाते हैं। आपको बता दें कि आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा। क्यों बी होगा? देखिए द्रव्यमान स्थिर रहता है, कभी द्रव्यमान बदलता नहीं है। उसको अंतरिक्ष में ले जाएं या चंद्रमा पर ले जाएं, कहीं पे ले जाएं, उसके द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बदलता है वो कौन बदलता है? भार। तो केवल भार कम हो जाता है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो राइट आंसर क्या होंगे? बी होंगे। यानी कहने का मतलब कि द्रव्यमान को कहीं भी ले जाएं, द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। और भार क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है, भार डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी होता है, डब्ल्यू एम इंटू जी होता है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण वस्तु का जो भार होते हैं घटते हैं और क्या करते हैं? बढ़ते हैं। तो बोले हैं चंद्रमा की सतह पर, तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहेगा, लेकिन उसका भार जो होगा कम हो जाएगा। राइट आंसर कौन होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड हैं, ए और बी। 100 मीटर ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। यानी कि ये 100 मीटर की ऊंचाई है, 100 मीटर ऊंचाई से यहाँ पे दो पिंड है, दो पिंड है, ए है और कौन है? बी है। इसका वेट जो है 2 किलोग्राम है और इसका वेट कितना है? 4 किलोग्राम है। अगर दोनों पृथ्वी पे एक साथ गिराए जाएंगे और माध्यम क्या हो? निर्वात हो, माध्यम क्या हो? निर्वात हो, पिंड पृथ्वी पे दोनों एक साथ पहुंचेंगे। लेकिन जब माध्यम निर्वात न हो, भारी पिंड पहले पहुंचेगा और हल्की पिंड क्या करेगा? बाद में पहुंचेगा। इस क्वेश्चन में कोई माध्यम दिया ही नहीं गया है। यहाँ माध्यम देना चाहिए कि माध्यम क्या है? निर्वात है, कि माध्यम वायु है। तो हम अब मान लें कि माध्यम क्या है? निर्वात है। तो निर्वात के कंडीशन में क्या होगा कि ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पहुंचेंगे। जो पिंड ए और बी दोनों पृथ्वी एक साथ पहुंचेंगे कब? जब 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम दोनों पिंड को एक साथ पृथ्वी पर गिराएंगे, ऊंचाई वाले स्थान से नीचे गिराएंगे, तो इसमें समान गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेंगे? समान कार्य करेंगे और दोनों पृथ्वी पे एक साथ पहुंचेंगे। राइट आंसर कौन होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, जो घोड़ा है अचानक चलना प्रारंभ कर दे, तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? क्योंकि जो घोड़ा पर व्यक्ति बैठा है, अश्व यानी कि घोड़ा हाथ पर बैठा है, अचानक चलने पर उसके गिरने की संभावना, यानी उसका जो शरीर है क्या है? विश्राम की अवस्था में है, यानी विरामावस्था में है। उसको बोलते हैं विराम जड़त्व। तो विराम जड़त्व है, तो उसके गिरने की आशंका कारण क्या है? विश्राम जड़त्व है। ऑप्शन ए दिया गया है जड़त्व आगूढ़ है, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम है, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम है। ये जो गति का तीसरा जो नियम नहीं होगा, ये राइट आंसर होंगे विश्राम जड़त्व, क्योंकि जो अश्वारोही है उसका जो शरीर है वो क्या है? विश्राम जड़त्व की स्थिति में है। राइट आंसर होगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है
तो उसकी गिरने की आशंका बाहर की ओर गिरेगा, झुकेगा कि अंदर की ओर झुकेगा। यह वृत्ताकार मार्ग है, इसमें कोई साइकिल सवारक है, यह वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बाहर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी है आगे की ओर झुकता है, ऑप्शन सी भीतर की ओर झुकता है, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं घूम झुकता है। तो कोई भी साइकिल सवार जो मोड़ पर मुड़ेगा, ऐसे मोड़ पर मुड़ेगा तो अपने साइकिल जो झुकाता है वो अंदर की ओर झुकाता है। राइट आंसर क्या होगा, भीतर की ओर झुकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ये सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि कोई भी बच्चा अगर स्टूडेंट एसएससी बिहार 10+2 यानी इंटर लेवल को फॉर्म फिलअप किया है, उसको भी पढ़ने में आसानी हो। वो आपका भाई है, ठीक, उसको भी क्या करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो और ही ज़बरदस्त बनाऊं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इसके राइट आंसर क्या होंगे आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का गति समान होता है कि वेग समान होता है कि त्वरण होता है कि बल समान होता है, बताइए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो शून्य स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो होता है वो क्या होता है, त्वरण समान होता है। राइट आंसर क्या होंगे, सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि जड़ तो आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति मीटर है, ऑप्शन बी है किलोग्राम प्रति मीटर है, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ऑप्शन डी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो आंसर क्या बन सकता है भाई, आंसर बन सकता है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करेगा। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। मंदन का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। तो उसमें बताना है कौन से राइट आंसर होंगे। और शून्य त्वरण के लिए ये बोला है बीसी एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये बोलता है ए और डी क्या समय है, ठीक। इसका वेग का विस्थापन क्या, यहाँ से गया है फिर सीधा हो गया है, इस कंडीशन में इसका त्वरण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसको बोलते हैं मंदन बोलेंगे। राइट आंसर क्या होगा, बीसी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले को लुढ़काया जाता है तो उसकी कंडीशन में घूर्णन ऊर्जा और उसकी संपूर्ण गतिज काइनेटिक एनर्जी से अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं गोले का लुढ़काया जाता है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है और उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा में क्या अनुपात होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 7 संबंधित 10 है, ऑप्शन बी है 2 संबंधित 5 है, ऑप्शन सी है 10 संबंधित 7 है, ऑप्शन डी है 2 संबंधित 7 है। इसके राइट आंसर क्या होंगे, इसके राइट आंसर होंगे 7 संबंधित क्या होगा, 10 होगा, ठीक। एक गोले को लुढ़काया जाए उसकी घूर्णन ऊर्जा और उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा में क्या अनुपात होगा। राइट आंसर हो गया 10 संबंधित 7 संबंधित 10 का रेशियो होगा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करके बताइए दोस्तों। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, क्या होगा, अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके राइट आंसर क्या बन सकते हैं, किसी पाइपलाइन केंद्र पर स्थित किसी वस्तु कण का वेग जो होता है अधिकतम होता है। राइट आंसर क्या होंगे, ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि 20 किलोग्राम की एक वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊंचाई ऊपर की ओर रखने पर किया गया कार्य क्या होगा। यानी 20 किलोग्राम वस्तु को जमीन से 1 मीटर, यानी जमीन से कितना, 1 मीटर ऊंचाई तक, 1 मीटर ऊंचाई तक। अब 20 किलोग्राम का पिंड है, 20 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर की ऊंचाई तक यानी कि ऊपर उठाए रखने पर किया गया कार्य क्या होगा। ये कार्य कितने अंश पे किया जा रहा है, 90 अंश पे किया जा रहा है, 90 अंश पर। अब फार्मूला होता है यफ बराबर होता है, अरे कार्य कार्य डब्ल्यू बराबर होता है यफ इंटू यस कास थीटा। बताइए यफ बराबर हो गया, बताइए दूरी कितना हो गया, 1 हो गया, जो बल लगाया कितने का, 1 न्यूटन बल लगाया। अब किलोग्राम 20 किलोग्राम का पिंड हो, चाहे 10 किलोग्राम का चाहे 5 किलोग्राम, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो हमने 1 न्यूटन बल लगाया, 1 मीटर की दूरी हो गई, कास 90 अंश। कास 90 अंश का मान कितना होगा, किया गया कार्य 90 अंश पे किया जा रहा है और कास 90 अंश का मान 0 होता है। 0 गुणे 1 गुणे 1, तो डब्ल्यू बराबर बताइए किसी नंबर में अगर 0 से गुणा करें क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, अभी कोई भी कार्य लंबवत किया जाता है और कितने भी किलोग्राम का पिंड लगाया गया पिंड हो, लेकिन किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर वह विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है। यानी दीवार को एक व्यक्ति धक्का दे रहा है लेकिन वस्तु अपने स्थान से हट नहीं रही है। ऐसे में बोलेंगे कौन सा घर्षण बल कार्य कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि स्थैतिक घर्षण बल है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक ऋणात्मक कार्य करते हैं। ऑप्शन डी है अधिकतम कार्य करता है। तो आप बोलते हैं कोई भी कार्य नहीं करता, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। राइट आंसर क्या होंगे, ए होंगे, क्योंकि ये बल कैसा लगाता है, लंबवत बल लगाता है, और लंबवत किए गए कार्य क्या होते हैं, cos 90 अंश का मान होता है 0, यानी कि कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित में किसके द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, एनेमोमीटर है, स्टेथोस्कोप है। आप जानते हैं बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर लगाते हैं। हाइग्रोमीटर इसका प्रयोग करते हैं, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर है। एनेमोमीटर वायु का वेग मापने के लिए एनेमोमीटर है। ये तीन ऑप्शन तो अलग हो गए जो इससे नहीं जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेबोस्कोप। राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेबोस्कोप। ये घूर्णन फ्लाई व्हील का आरपीएम मापने के काम आता है। आरपीएम मापते हैं किसे, स्ट्रोबोस्कोप से। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडल की सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है वातावरण की, हाइग्रोमीटर से वायु का वेग मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। जय हिंद प्यारे दोस्तों।